अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्ती। आज डॉलर ने एक मरतबा फिर उड़ान पड़ी। रुपए की मुकाबले में डॉलर महंगा हुआ, 3 रुपये 26 पैसे इंटर बैंक रेट में बढ़ा और ओपन मार्केट का तो हाल ही ना पूछें, 300 से ऊपर चला गया और काबू में ही नहीं था, मिल ही नहीं रहा था। तो नए वज़ीर-ए-आज़म, अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पहले दिन डॉलर ने सलामी दी है उन्हें। मुल्क का कोई वज़ीर ख़जाना है नहीं है, वो अकेले ही इजलास कर रहे हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों के हवाले से इजलास किया है। जब वो इस्लामाबाद की सड़कों पर इजलास कर रहे थे तो मुल्क की मईशत लड़खड़ा रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, लेकिन शायद उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। निगरान काबीना अभी तक नहीं बन सकी है, एक दिन गुजर गया है। उनका ऐलान 11 को हो गया था। इस तरह देखा जाए तो आज उन्हें 5-6 दिन हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म बने, क्योंकि जिस दिन ऐलान हो गया था उन्हें पता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं काकड़ साहब को। तो उन्होंने निगरान काबीना साथ ही क्यों नहीं फ़ाइनल की। ये मुल्क बग़ैर वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा के कैसे चल सकता है, और उनके बग़ैर मुख्तलिफ़ महकमों से ब्रीफिंग्स का जो सिलसिला शुरू किया गया है, पहले काबीना बनाएंगे या पहले महकमों से ब्रीफिंग्स लेंगे, ये भी नया अंदाज़ हुक्मरानी है काकड़ साहब का। बहरहाल इस सब पर आज बात करेंगे, डॉलर की ऊंची उड़ान पर भी बात करेंगे, इसके महरक़ात क्या रहे हैं। मेरे साथ अंबर शमसी और आमिर अहमद ख़ान साहब हैं। आमिर साहब, आपको लगता है वज़ीर ख़जाना नहीं हैं, अकेले वज़ीर-ए-आज़म मुल्क चलाना चाहते हैं, अभी तक तो निगरान काबीना नहीं लाए हैं, 11 तारीख को वो अनाउंस हो गए थे, उन्हें कैबिनेट फ़ाइनल कर लेनी चाहिए थी, 14 को उन्होंने हलफ लिया, साथ ही कैबिनेट आनी चाहिए थी। क्या चक्कर है? या कोई इशू नहीं, अगर 3-3.25 रुपये महंगा भी हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इस सब के अब बहुत ही आदी हो गए हैं। मुज़म्मिल, मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर जिनका शायद आपस में कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। एक तो डॉलर की कीमत है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में, और दूसरा निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काबीना बनाने के ऊपर जो थोड़ा सा हमें ताख़ीर नज़र आ रही है वो है। मेरा नहीं ख्याल इनका आपस में कोई बराह रास्त ताल्लुक़ है, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने रुपए की कीमत को डॉलर के मुकाबले में गिरते हुए देखा है तो उस वक्त तो हमारे वज़ीर ख़जाना भी थे और वो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं थे, एक मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप रुपए की गिरती हुई कीमत जो है उसको रोक नहीं सके, क्योंकि उसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान की मईशत। देखें, हमें सबको, मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हम इस बात को मान लें और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें उतना ही हमें वक्त मिलेगा इस मसले के साथ निमटने से कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक प्याज के छिलके की तरह हो गई है, उसके अंदर ज़रा सी भी गहराई नहीं है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आलमी मंडियों में ज़रा सा भी अगर वो होता है तो उसको पाकिस्तान को बराह रास्त उसका इम्पैक्ट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के पास कोई वो स्पंज या वो गहराई नहीं है जिसमें वो छोटे मोटे शॉक्स जो हैं वो अब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह इसीलिए पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है वो बिल्कुल ही, करेंसी मार्केट सारी दुनिया के अंदर वॉलेटाइल होती हैं, पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं ना कि डॉलर महंगा से महंगा होता जा रहा है, रुपये की कदर कीमत में कमी से कमी होती जा रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये बजट बनने से पहले बजट में डॉलर की कीमत का अंदाज़ा उन्होंने 290 रुपये लगाया हुआ था, लेकिन वो बहुत से लोगों का ख्याल में, जो इकोनॉमिस्ट थे जिनका IMF से भी ताल्लुक़ है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी जिनका ताल्लुक़ है, उनका ख्याल था कि ये उन्होंने ज़रा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और उनके ख्याल में कहीं 305 से लेकर 308 रुपये तक इसकी कीमत इस साल के एंड तक डॉलर की जो है वो जा सकती है। दूसरा एलिमेंट ऑफ कोर्स इसके अंदर स्पेकुलेशन का है। पाकिस्तान के अंदर करेंसी बाइंग और करेंसी सेलिंग जो है, करेंसी का कारोबार जो है वो बहुत हद तक स्पेकुलेशन के ऊपर भी उसका वो होता है। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मुहम्मद साहब, ये महंगाई का तो हमें सामना करना है, चाहे हम जितना शोर मचा लें उसके ऊपर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका बराह रास्त वज़ीर ख़जाना ना होने से अगर कोई ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि नहीं, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त इस केयरटेकर गवर्नमेंट में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देखनी है, ताकि हमें ये एहसास हो कि वाकई मुल्क जिस जगह पर खड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो ये जो एटीट्यूड है या ये जो सुस्त रवि है काबीना बनाने के अंदर, ये इससे वो अर्जेंसी हमें नहीं नज़र आती, जो कि ज़ाहिर है कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अंबर,
मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखूंगा, एंड पे दूंगा, मुझे आमिर साहब पे को रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन आपका क्या मामला? देखिए, मैं कहूँगी कि इसमें सबसे पहली बात यह है कि इससे जो अगर अब हमें 48 घंटे गुजर चुके हैं, काबीना वही जो एक अफवाहें चल रही हैं कि नाम सामने आ रहे हैं, ये वही दोबारा से मामला हमने जो निगरां वज़ीर आज़म के मामले में देखा था कि बहुत सारे नाम, बहुत सारी सीवीज पेश की जा रही हैं, कभी किसी का कभी कुछ का। और आप इससे देखें, ये ज़ाहिर है, इससे ये ज़ाहिर होता है ये कितनी हेस्ट में, कितनी इंडिसीजन के साथ, यानी कि फैसला साजी की मैं समझती हूँ कमज़ोरी जाहिर करता है। जैसे आमिर साहब ने भी बात की, खोखली मईशत है, बुरा हाल है, ज़रा सा कुछ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और इतने शॉक्स लगे हैं गुज़िश्ता 1-2 साल से कि अब बर्दाश्त भी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हम इतना कमेंट करते हैं, क्योंकि ज़रा सा डॉलर ज़रा ऊपर जाए तो फिर हम इस पे बात करना शुरू हो जाते हैं, ज़रा सा पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम उस पर बात करते हैं। अब ये आम मामूल नहीं लगा, हर शॉक, हर प्राइस इंक्रीज की वजह से दिल को धचका लगता है, ये मैं आपको बता दूं। ये इंडिसीजन क्यों हो रही है? मेरे ख्याल में कि इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। आखिरी मिनट तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम, आखिरी मिनट तक काबीना का नाम, क्या वजह है कि ये मामला सेटल क्यों नहीं हुए? और उस वक्त जब बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही थी, तभी मेरा यही तमन्ना था कि इससे पहले जब कोई भी हुकूमत, जब इलेक्शन का वक्त होता है, निगरां हुकूमतें आती हैं, नाम आते हैं, 2-3 होते हैं, फिर सेटल हो जाता है, एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है। यहाँ ऐसे नज़र नहीं आ रहा, और इससे यही पता चल रहा है कि इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स है, वहाँ इंडिसीजन आपको नज़र आ रही है, जो फैसला साजी की कमज़ोरी है उससे आपको जाहिर हो रही है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि आप एक फेस भी होता है कि अगर आप इसहाक डार साहब पे डाल देते हैं, आप हफीज़ शेख पे डाल दें, आप मिसाल के तौर पे मिफ्ता पे डाल दें, किसी पे भी डाल दें, लेकिन एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ अवाम के लिए आप कह सकते हैं कि किसी को तो फिर आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कोई तो फैसला कर रहा है। इस वक्त तो ये भी नहीं पता कि कौन फैसला कर रहा है, ऑटोमेटिक जाहिर है चल रहा है। IMF की हमारे पास एक मुआहदा है, उसके तहत हमने अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है। जाहिर है कुछ चीज़ें मार्केट की वजह से होती हैं, स्पेकुलेशन की वजह से होती हैं, लेकिन मैं कहूँगी फिर भी कोई किसी को तो जिम्मेदार होना होता है। somebody has to be the face of it, somebody has to be answerable, और वो जो कमी है मेरे ख्याल में कि वो बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है इस वक्त। देखिए आमिर साहब, मैं आपकी उस दलील से मुत्तफिक नहीं हूँ जो आपने कहा कि पहले वज़ीर ख़जाना मौजूद थे और रुपए की कदर गिरती रही, तो लिहाजा वज़ीर ख़जाना होना कोई ज़रूरी नहीं है। गाड़ी के एक्सीडेंट हुए हों काफ़ी, आप कहेंगे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर तो एक्सीडेंट लेट मी करेक्ट, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी मुजम्मिल भाई, मैंने ये नहीं कहा कि वज़ीर ख़जाना होना ज़रूरी नहीं है। प्लीज़, आपने कहा था कि डॉलर अगर वज़ीर ख़जाना के बगैर नहीं चल सकता। नहीं, आपने कहा कि डॉलर की कीमत का वज़ीर ख़जाना के ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ताल्लुक है, फाइनेंशियल पॉलिसी से ताल्लुक है। देखिए, एक हमारी ओपन मार्केट है, उसमें स्पेकुलेशन होती है, एक हमारी इंटरबैंक मार्केट है। हमारी इंटरबैंक मार्केट बड़ी मार्केट है, उसमें रेमिटेंसेस हैं, उसमें एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें इंपोर्ट्स हैं। जो इंटरबैंक मार्केट है और जो ओपन मार्केट है, उनका आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। एक बहुत बड़ी मार्केट है इंटरबैंक, एक बहुत छोटी मार्केट है जो ओपन मार्केट है। जब आप इंटरबैंक में 3.25 रुपये देखते हैं तो आप समझें आपकी बड़ी मार्केट में आज को हलचल आया है, कोई जलजला आया है। ओपन मार्केट तो $50 मिलियन की मार्केट होगी, इंटरबैंक में तो $3 बिलियन की सिर्फ रेमिटेंसेज आती हैं, फिर एक्सपोर्ट्स हैं, फिर इंपोर्ट्स हैं, और IMF के पैसे आते हैं। इंटरबैंक तो बड़ी मार्केट है, तो जब इंटरबैंक हिलता है तो समझिए जलजला आता है। ओपन मार्केट के हिलने से इतना बड़ा जलजला नहीं आता। तो आज इंटरबैंक हिला है, मैंने काफ़ी चेक किया हुआ क्या है। उन्होंने कहा जी 2 बैंकों ने आज पेट्रोल की LCs की पैसे बाइंग की है, बैंकों के पास डॉलर नहीं थे, उन्होंने बाहर से ख़रीदे हैं, जलजला आ गया और 3.25 रुपये ऊपर चला गया है। अब हम महंगा पेट्रोल ख़रीदेंगे, जो पेट्रोल आएगा वो आज हमने 297 रुपये पे ख़रीदा होगा और हम उसकी प्राइस उस पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो LC आज खुली है वो इस रेट पे खुली है। वैसे भी आज रात पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, लिहाजा वज़ीर ख़जाना होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कोई ना कोई कब LC खुलनी है, कब कौन सा फाइनेंशियल फ़ैसले हैं, डे टू डे फ़ैसले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपने एक फ़ैसला ले लिया फिर 3 महीने कोई फ़ैसला ही नहीं। I agree with you. और 11 तारीख को काकर साहब, I agree with you. All I'm saying, हाँ,
तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें अपने साथ वजीर खजाना का हलफ करवाना चाहिए था। मुजम्मिल भाई, मैं बहुत अच्छा होता, बिल्कुल मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ इस बात के ऊपर, बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने कहा कि ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं आ रही है इस हुकूमत से। हाउएवर, कोई भी इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर से पहले भी कोई फॉरेन मिनिस्टर ले आते हैं, जो माशाल्लाह हमारी तारीख में ये भी हुआ है, 1988 का इलेक्शन जो है उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, सिर्फ ज़िया साहब जो हैं वो खुद ही, जनरल ज़िया उल हक जो है वो एक कैबिनेट में अपनी मनपसंद के लोगों को उन्होंने रिटेन कर लिया था जुनीर साहब के कैबिनेट में, और उसके ज़रिए इंतखाबात तक सारा मामला जो है वो गया था। बहुत अच्छा होता अगर फॉरेन मिनिस्टर मौजूद होता, लेकिन इस बात के ऊपर मेरे जहन में कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मौजूद भी होता तो ये जो 3-3.5 रुपए का झटका लगा है पाकिस्तानी रुपए को, इसको शायद आप ना रोक सकते, क्योंकि मेरा भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है, आपके पास शॉर्ट टर्म पॉलिसी ऑप्शंस तकरीबन ना होने के बराबर है। That is all that I was saying. तो फिर अगर पूरे निगरान दौर में ही ना रखें, पूरे निगरान दौर में ही ना रखें, जो इलेक्शनों के बाद ही ले आएंगे वजीर ख़जाना, फिर अभी बिल्कुल ही नहीं रखते हैं जब शॉर्ट टर्म तो कोई फैसला करना ही नहीं है। अगर मैं आपसे मुत्तफिक हो जाऊं तो ये प्रेफरेंस तो नहीं हो सकती ना मुजम्मिल साहब, ये प्रेफरेंस तो नहीं हो सकती ना, ये एक मजबूरी तो हो सकती है। और मैं समझता हूँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप पूरे इंटरिम दौर के अंदर ही फॉरेन मिनिस्टर ना रखें, लेकिन ये जो है इसका मैं आपकी दलील को फॉलो करना चाहता हूँ। आपकी करेंसी रेट्स के साथ, एक्सचेंज रेट के साथ हो रहा है, वो मेरा ख्याल है कि कोई वज़ीर ख़जाना होता भी तो शायद उसको कंट्रोल ना कर सकता। जी, मैं इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ कर सकती हूँ आमिर साहब, अगर तनकीद आपकी बिल्कुल सही है, तनकीद आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जो मईशत का हाल है, लेकिन एक वजह ये भी तो हो सकती है, और कुछ लोगों का ये समझना है। देखिए, अभी इस वक्त फिलहाल जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कुछ जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दें, और उसकी वजह से भी आपको ये डॉलर की कीमत में इजाफा आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट हो गया है। तो ये डिमांड सप्लाई वाला इशू भी चल सकता है, जो अगर कोई वज़ीर ख़जाना होता, और वो क्योंकि हमारा डे टू डे सर्वाइवल हम इस वक्त मोड में हैं, शायद वो कुछ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की पॉलिसी भी कर सकता था या कर सकती थी अगर वज़ीर ख़जाना होते। नहीं, पर आप देखें ना, मैं आप ये देखें, अगर अभी अगले 2-3 दिन हमने और एलसीज खोलनी है, जो मैंने चेक किया है, तो फिर रोज़ ही 3.25 रुपये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो आप कहेंगे वज़ीर ख़जाना की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये है कि IMF तो कह रहा है कि टोटल इम्पोर्ट्स खोल दें। क्या इस गवर्नमेंट ने IMF की वो शर्त मान के टोटल इंपोर्ट्स खोल देनी है? तो फिर मैं तो आपके समझता हूँ 450 रुपये पर भी डॉलर जाके नहीं रुकेगा अगर आप टोटल इंपोर्ट्स खोल देंगे। क्या IMF से डील काकड़ साहब ने करनी है या वज़ीर ख़जाना ने करनी है, या IMF से डे टू डे ये इंपोर्ट्स के मामले पे, ऑयल की LCs के मामले पे, दीगर जो हमारे डे टू डे फाइनेंशियल मामलात हैं, ये आप देखें वो 11 तारीख से मुल्क के नामजद वज़ीर आज़म हैं। मैं उन्हें कल नहीं समझ रहा, 11 तारीख को उनके नाम पर इत्तफाक हो गया था, नोटिफिकेशन हो गया था, हलफ 14 को हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम टेक्निकली 9 को जब कैबिनेट टूट गई थी तो 9 को इसहाक डार साहब घर चले गए थे। 9 से आज 16-15 तारीख की शाम जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये मुल्क वज़ीर ख़जाना के बगैर है 6 दिन से। आखिरी 4-5 दिन तो शहबाज शरीफ साहब हनीमून पे अकेले ही थे ना, कैबिनेट तो ख़त्म हो चुकी थी। जब असेंबली आरिफ अलवी साहब ने 10 मिनट में तहलील कर ली थी समरी आने के बाद, तो फिर क्या ऐसे मुल्क चलेगा? हरगिज़ नहीं मुजम्मिल साहब, अगर मैं आकर इस बात की जवाब दे सकूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मौसर हुकूमत के बगैर कोई मुल्क जो है वो चल सकता है उस तरह से। लेकिन देखें, जो हमारी डेफिनेट कमिटमेंट है IMF के साथ कि हमने जो है वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम से कम करनी है। अगर हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं भी कर सकते तो हमें उनको कम से कम करना है। बट एक यहाँ पर डिफरेंस है जो कि IMF को भी पता है, जो कि पाकिस्तान को भी पता है, और वो है कि एक पॉलिसी डिसीजन में कि अगर पॉलिसी ये है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वी आर इन वायलेशन ऑफ आर कमिटमेंट टू द IMF। लेकिन अगर हम पॉलिसी स्टेटमेंट ये जारी करते हैं कि नहीं जी इंपोर्ट्स ओपन हैं, तो फिर वो रियलिटी uनको गवर्न करेगी, और रियलिटी वही है जो कि अभी आपने बताई है कि हमारे पास LCs खोलने के डॉलर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म में अपनी करेंसी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा या अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के तौर पर उतार चढ़ाव नज़र आ जाएगा।
आपको फिर से मुजम्मिल साहब मैं एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगा कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वज़ीर ख़जाना के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या काबीना के ना होने से नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है ना। ये मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, होने चाहिए, उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन इस दौरान में ये पिछले 6 दिनों की जो आपने बात की है, इस 6 दिनों के अंदर जो हमारी मईशत के अंदर उतार चढ़ाव आया है उसका मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई बहुत वाज़े या बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता अगर फ़ौरन ये वज़ीर आज़म एक काबीना लेकर आ जाते। सियासी तौर पे वो बहुत अच्छा होता, एक पॉलिटिकल इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए वो बहुत अच्छा होता और ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ अगर कोई जोड़ा जाए तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है जी इस वक्त। ठीक जी अंबर। नहीं, मैंने तो जो कहना था कह दिया था कि इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है कि एक इंडिसीजन है, फैसला साजी उसकी कमज़ोरी है और ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके लिए मेरे ख्याल में उन्हीं की कमज़ोरी है। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अब देखें ना, आज मार्केट में शदीद क्या असर आई है कि जी पेट्रोल को 24 रुपये कह रहा है, कोई 25 रुपये कह रहा है, कोई 20 रुपये कह रहा है, कोई 26 रुपये कह रहा है कि आज शाम को पेट्रोल महंगा हो जाएगा। कुछ पता नहीं किसने महंगा करना है, कौन किसको समरी भेजेगा, क्या होगा। वज़ीर आज़म तो आज सड़कों की तामीर का इजलास कर रहे थे, जबकि पेट्रोल पंप्स पे लोग पूछ रहे थे कल पेट्रोल कितने रुपए रात 12 बजे महंगा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक क्यास ज़रूर मौजूद है कैबिनेट ना होने की वजह से। और फिर हम तो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास हर चीज़ तैयार होती है, बहुत होमवर्क होता है उनका, बहुत स्क्रिप्ट उन्होंने पहले लिखा होता है। मैं और आप तो मुझे खुद दोनों मेरे साथ ही मुत्तफिक थे कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा निगरान वज़ीर आज़म बना है। तो जब उनका बंदा निगरान वज़ीर आज़म बन गया तो उनके पास कैबिनेट की लिस्ट ही नहीं थी, साथ नीचे क्या करना है उनके पास ये ब्लूप्रिंट ही मौजूद नहीं था। तो मैं तो चाहते थे कि उसी तरह हो जैसे इमरान खान 200 एक्सपर्ट की लिस्ट थी, उसी तरह होना चाहिए था। ठीक जी आमिर साहब, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। हाँ, और दूसरा मुज़म्मिल भाई इस बात पे हम इत्तफाक करते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा निगरान वज़ीर आज़म लग गया। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट के पास तो बड़ा होमवर्क होता है, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं, मेरा ख्याल है हमारी तारीख जो है ना वो हमें ये बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस बात करेंगे। लेट्स गो फॉर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अब नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। सब तरफ गूंज है कि वो मिड सितंबर में वापस आ रहे हैं। पहले राय थी कि वो अक्टूबर में आएंगे, लेकिन उनके आने की अभी भी कोई तारीख़ नहीं। लेकिन कहते हैं कि चंद दिनों में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो अपनी वतन वापसी की बात करेंगे। आमिर अहमद खान साहब, आपको यकीन है कि वो मिड सितंबर में आ जाएंगे या आपको लगता है कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन अ लिप एंड अ सिप वाली बात है, अभी देर होगी? मुज़म्मिल, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि PMLN की जो मकामी लीडरशिप है और इसमें नवाज़ शरीफ साहब के भाई हमारे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, इनमें से किसी को उनके हतमी फ़ैसले का पता नहीं है। इनकी एक मजबूरी है, जब भी इनसे सवाल किया जाता है, मीडिया इनसे पूछता है कि वो कब वापस आ रहे हैं, तो अगर बहुत इन पर दबाव डाला जाए तो ये कोई मबहम सी कोई तारीख़ भी दे देते हैं। लेकिन इस बारे में नवाज़ शरीफ साहब ने क्या फ़ैसला किया हुआ है वो इनमें से किसी को पता नहीं है। और हम ये भी जानते हैं नवाज़ शरीफ साहब की स्टाइल ऑफ लीडरशिप से कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करने में, ख़ास तौर पर पिछले चंद सालों के अंदर, वो बहुत इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि वो जो समझते हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में और जो वो कहते हैं वही दुरुस्त है। इसलिए जब तक वो ख़ुद फ़ैसला ना कर पाएँ और उनके ज़रिए ये फ़ैसला ना आए या वो ख़ुद अपने पार्टी लीडर्स को एक हतमी तारीख ना दें, तो ये कहना मेरा ख्याल है तकरीबन नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान किस वक्त लौटेंगे। इस वक्त तो देखें जो सूरत हाल लग रही है, ये जो ज़ीरो रिस्क वाली बात की है PMLN की लीडरशिप ने कि नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त वापस आएंगे जब उनकी वापसी जो है वो एक ज़ीरो रिस्क अफेयर होगा।
तो उसके बाद तो ये भी मामला जो है ये थोड़ा सा खटाई में पड़ गया है कि वो इलेक्शन से पहले आते भी हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो क्या वो जो उनकी नाअहली का मामला है उसका कोई ऐसा हल निकलेगा कि वो इन इंतखाबात का हिस्सा बन सके, या आएँ तो वो एक सुप्रीम लीडर के तौर के ऊपर सिर्फ अपनी पार्टी की कैंपेन चलाने ही आएंगे। आपको पता है कि पिछला इलेक्शन भी उनको उनकी जमात को बग़ैर ही उनके लड़ना पड़ेगा। सो आई थिंक कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत देर कर दी है, 4 साल से वो बाहर हैं। मेरा ख्याल है उसका बहुत गहरा असर हुआ है PMLN की सियासत के ऊपर, और ये सिर्फ पिछले 16 माह की बात नहीं है। थ्रू आउट PTI's टेन्योर ऑल्सो नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी को यहाँ पर उनके सपोर्ट बेस ने महसूस किया है, और उसने उनकी गैर मौजूदगी ने उसको हर्ट किया है। तो देर तो उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा कर दी है। अब मेरा ख्याल है कि ये सितंबर की तारीखें या अक्टूबर की तारीखें देने से पहले बहुत बेहतर होगा कि वो जल्द अज जल्द वापस लेटें, जो भी उनकी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और अपनी पार्टी की बाकायदा कमान संभालें। लेकिन इसका फ़ाइनल हमें हतमी तौर पर तभी पता चलेगा जब वो ख़ुद अपनी पार्टी के ज़रिए या बजाते ख़ुद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। अंबर, 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ने जाना है, ज़ीरो रिस्क हो जाएगा आपके ख्याल में 16 सितंबर के बाद, इसीलिए मिड सितंबर की बात की जा रही है? जाहिर है सोच तो यही है मुज़म्मिल साहब के जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर शायद हालात ज़्यादा साजगार होंगे, लेकिन ये फिर भी यकीन तो नहीं है कि हालात उतने ही साजगार होंगे, ज़ीरो रिस्क वाले होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं ये सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस, एक और चीफ जस्टिस जो है वो भी जानिबदार होंगे। तो मेरे ख्याल में कि उनको भी कब्ल इस वक्त मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा फेथ है कि हालात इतने साजगार हो जाएंगे कि केसेस भी यूं निमट जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और पार्टी की क़यादत संभालेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की किस्मत जो है बदल जाएगी। देखिए, इस वक्त तो मुझे वो फिल्मी डायलॉग थोड़ा सा याद आ रहा है मुज़म्मिल के, तारीख पे तारीख दी जा रही है, हर कोई तारीख दिए जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये हमें नहीं पता कि निगरान काबीना है उनके कौन कौन होगा, उसमें वजीर ख़जाना कौन होंगे, वजीर ख़ारजा कौन होंगे, नाम बस आए जा रहे हैं सामने। हमें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं पता कि इंतखाबात वो कब करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को ये नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं। और अगर उनको मालूम होता तो ज़ाहिर है कुछ तो इशारा, कुछ दिया जाता, और ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी हमें बहुत जल्द पता चलेगा कि वो कब वापस आएंगे, और ये तारीख पे तारीखी वाला सीन होगा। देखिए अंबर, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ इस मामले में। देखिए, पाकिस्तान की जो अदलिया है उसने नवाज शरीफ के साथ क्या इंसाफ किया है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, और ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि पिछले 18 माह में 20 माह में अदलिया का जो झुकाव रहा है, क्या वो फेयर था, और क्या वो एक पार्टी की तरफ ज़्यादा था और एक से सौतेला वाला था और एक से सके वाला था, किसी के लिए री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी की बेल गुड टू सी यू था, और किसी की बेल कैसे हुई है उस पर सू मोटिव था कि तुम्हारी ज़मानत हो कैसे गई है। तो इसलिए ये तजाद तो हमने पिछले 18-20 माह में देखा है, और एक तवक्को ये है कि नए चीफ जस्टिस का कोई सियासी झुकाव नहीं होगा जैसे कि मौजूदा का है, और इसलिए वो देखने के लिए वो टाइमिंग देखते हैं फ़ैसला देने की। आप देखें ना, आज बैलेंस इफ़ेक्ट में एहसन इकबाल साहब को एक कंटेम्प्ट का केस जो 2018 से पेंडिंग था, आपने तलवार उनके गले पे रखी 2018 से कि हम कभी भी सज़ा दे सकते हैं, नहीं चुना। अब चूँकि आपने रिव्यू वाला फ़ैसला किया और सब ने कहा कि आपने किया, तो आपने बैलेंस इफ़ेक्ट में आज उसको ख़त्म किया। तो ये पॉलिटिक्स है, ये एक्टिव पॉलिटिक्स है जो सियासतदान एक दूसरे से करते हैं, और हम समझते हैं निज़ाम इंसाफ में नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नए चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाने वाली बात नहीं है। ये बात यह है कि क्या अदलिया गैर जानिबदार हो जाएगी और वहाँ यकसा निज़ाम इंसाफ आ जाएगा, सबके साथ बराबर इंसाफ होने लग जाएगा, क्योंकि चाहिए तो एक ज़मानत ही ना,
बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए ना, एक हिफाजती ज़मानत चाहिए आने के लिए। ज़ीरो रिस्क तो यही है कि कुछ सू मोटिव लेके या कुछ करके आप उनकी बेल रोक तो नहीं देंगे और उन्हें जेल भेज देंगे। 2018 में भी वो जब इलेक्शन से पहले तो वापस आ गए थे कैंपेन के लिए, आपने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था, वो इलेक्शन के लिए वापस आ गए थे और आके गिरफ्तारी दे दी थी बेटी के साथ। तो मेरे ख्याल में ज़ीरो रिस्क जो है वो शायद मिड सितंबर में मिल सकता है, जब हम कह सकेंगे काफ़ी हद तक जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो किसी बोतल, उसका जिन किसी बोतल में बंद हो जाए, तो उसके बाद ज़ीरो रिस्क फैक्टर हो सकता है। लेकिन आपकी राय अपनी जगह मुकद्दम है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ज़रूर जवाब देना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अंबर, आप कुछ कहना चाह रही थी, जो मैंने बात की उसका जवाब देना चाह रही थी, मैंने ब्रेक पे चला गया था। ये आपने बहुत मेरे ख्याल में चालाकी की है मुज़म्मिल, मुझे पता है आप क्या करें, ताकि उस ब्रेक से पहले जो उस वक्त जज्बा था, लड़ाई जवाब, वो तो सारा जज्बा खत्म हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, इस वक्त आप दो बातें देखें। कभी हमें बताया जाता है कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले वो कब आएंगे, फिर कहा जाता है नहीं, उनके जो कानूनी मामलात है, जो पेचीदगियां हैं, जब तक वो सेटल नहीं होती, और जाहिर हमें मालूम है जब तक कि मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर नहीं होते और नए चीफ जस्टिस नहीं आते काजी फायजीसा साहब, तब तक वो नहीं आएंगे। तो अब मुझे बताएं, सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि क्या मामला है, क्या कानूनी पेचीदगी जो है वो कॉम्प्लिकेशन मेरे ख्याल में कि वो ज्यादा है, और अगर वो ज्यादा है और इंतखाबात फिलहाल, क्योंकि हमें मालूम है कुछ अंदाजा नहीं कि कब होंगे, 90 दिन में होंगे, 120 दिन में होंगे, 9 महीने में होंगे, तो इसका यही मतलब है कि जो चीफ जस्टिस है, हम एक्सपेक्ट करें, तवक्को रख रहे हैं कि वो ऐसा फैसला देंगे जो मियां नवाज शरीफ के हक में होगा। और इसका ये भी मतलब है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक सियासी शख्सियत है, हम तवक्को कर रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो एक सियासी रहनुमा के हक में फैसला देंगे। मेरा बस इतना आर्गुमेंट है। आमिर साहब, आप, फिर मैं जवाब दूंगा इसका। नहीं, मतलब साहब मैंने कुछ नहीं कहना। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपकी बहुत गहरी नज़र है मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के ऊपर। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि ये सवाल भी हमारे सामने है कि क्या नवाज शरीफ को इंसाफ मिला। मेरे जहन में इसका जवाब बहुत क्लियर है, नहीं मिला। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरा, आपने कहा कि क्या हमने पिछले 18-20 महीनों के अंदर अदलिया के अंदर एक जानिबदाराना रवैया देखा या नहीं देखा। मैं अगेन आई एम वेरी क्लियर कि बिल्कुल हमने देखा। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद क्या आपका ख्याल है कि इन चीज़ों को बहाना बना के एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा, जो कई बार वज़ीर आज़म भी रह चुका है पाकिस्तान का, उसका मुल्क से बाहर रहना जायज़ है? उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैदान जंग में आके, अगर वो समझता है कि बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो यहाँ आकर वो हक़ की आवाज़ बुलंद करे। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस कि PMLN की इंटरनल थिंकिंग क्या है, एंड आई एम श्योर यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क, यू शुड आस्क मरियम औरंगजेब के लेकिन मैं जो समझता हूँ इस बारे में मुझे तो कोई तमगा शमगा भी नहीं मिला, सबको मिले हैं, मुझे तो कोई अवार्ड भी नहीं दिया उन्होंने। आप देखें ना, सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला ना। तो अब सूरत हाल ये है, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट दिस, यू हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग पर्सन। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, नहीं, एज एन एनालिस्ट, हाँ, यू आर गुड। अच्छा, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि वो 2018 में गिरफ्तारी देने आ गए थे। ही केम बैक, जब उनकी कन्विक्शन हुई, वो उस वक़्त चाहते तो वो ना आते, वो बाहर रहते। एवरीथिंग वाज क्लियर कि इमरान खान आ रहे हैं, उनकी वापस आने से कोई उनको इक़्तिदार नहीं मिल जाना था। एस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला राइटिंग ऑन द वॉल था, इमरान खान को लाने वाला, और उनकी कन्विक्शन इसीलिए कराई गई थी इलेक्शन से पहले कि खान को लाना है। और ये भी सबको क्लियर था कि शहबाज शरीफ ने भी अंदर जाना है, सबकी बारी है, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें राइटिंग ऑन द वॉल थी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि हमारे साथ ये सलूक होना है। और वो आम मुलाकातों में 2018 में ये कहते थे कि हमारे साथ अब ये सब कुछ होना है। लेकिन उसके बावजूद वो वापस आ गए और उन्होंने यहाँ आके कानून के सामने ख़ुद को सरेंडर कर दिया और वो जेल में बैठ गए आराम से। बादजा तो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों उन्हें जेल में नहीं रख सके।
ये सवाल तो आपको इमरान खान से पूछना चाहिए कि जब उसने आपको सरेंडर कर दिया तो आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए कि आप पर जेल में इतना भारी क्यों था कि आपने उसको बाहर भेजा कि भाई चले जाओ, तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें सरकारी हस्पताल के सरकारी डॉक्टरों ने लिख के दिया कि वो बीमार है और उसको बाहर भेजा। वो उसको जेल में रखना मुशर्रफ के लिए भी इतना मुश्किल क्यों था और बाजवे के लिए और इमरान के लिए भी इतना मुश्किल क्यों था। तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए जिन्होंने उसे बाहर जाने दिया। अगर वो खुद आके सरेंडर ना करते और जेल ना चले जाते तो आपका सवाल वैलिड था टुवर्ड्स नवाज शरीफ के वो वापस क्यों नहीं आते। लेकिन जब उन्होंने आके यहाँ सरेंडर कर दिया तो फिर सवाल भेजने वालों पर हो गया कि जब मुल्ज़िम आपकी कैद में आ गया और उसने ख़ुद को सरेंडर कर दिया तो आपने जाने क्यों दिया। आप पाकिस्तान में उसका बेहतरीन इलाज कराते लेकिन जाने ना देते। जी मुजम्मिल भाई 5 साल हो गए हैं इस बात को। 5 साल जब जाने दिया तो फिर किसी अंडरस्टैंडिंग पे जाने दिया ना। दोबारा कोर्ट में पिटिशन भी तो नहीं डाली ना कि उसकी बेल कैंसिल करें, उसको वो वापस नहीं आ रहा। क्या इमरान खान की हुकूमत ने वो पिटिशन डाली? किसी अंडरस्टैंडिंग से भेजा था ना। तो आप ये समझें उस इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाहर तो और वो उनकी राह में रुकावट भी थे, मैं समझता हूँ। तो अगर ये सब वापस आ जाएं मुल्क में, और मैं समझता हूँ कि वापसी के रास्ते खोलने चाहिए और किसी को भी जलावतन नहीं होना चाहिए। और जलावतनी की वाहिद वजह ये होती है कि जब आपको इंसाफ की उम्मीद ना रहे और जब आपको ये लगे कि मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपको जो है अपना मुकदमा लेकर भाग जाते हैं। अगर हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ करें, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर फ़ैसले ना करें, किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक फ़ैसले ना करें, तो मेरे ख़्याल में बेनज़ीर भी जलावतन रही हैं और भी हमारे लीडर मुख्तलिफ़ औकात में जलावतन रहे हैं। और वो सब जलावतनियाँ इसलिए थीं कि हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब हम अपना निज़ाम इंसाफ ठीक कर लेंगे और यहाँ पर अंबर ये सवाल नहीं अब ये सवाल नहीं करेंगी कि इस चीफ़ जस्टिस ने ये फ़ैसला करना है या ये बेंच ये फ़ैसला करेगा और वो बेंच ये फ़ैसला करेगा, उससे जब हम निकल जाएंगे तो मेरे ख़्याल में ये जलावतनियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल सिंध के वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आ गए हैं। मुफाहमत का मौसम है, मरकज़ में भी मुफाहमत हो गई थी, अब सिंध में भी मुफाहमत हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि सियासी मुफाहमत का एक नया रंग हम देख रहे हैं कि आग और पानी का मिलाप भी देख रहे हैं। अच्छे अच्छे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे मरकज़ में हों चाहे सिंध में हों। ये कैसे हो रहा है आमिर अहमद खान साहब? मुजम्मिल भाई आपका तंज बड़ा आला है और अपनी जगह पर है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये मकबूल बाकर साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये शायद इस सारे केयर टेकर सेटअप की सबसे अच्छा फ़ैसला है। राइट, एक तो ये उस तरह से मुतनाज़ नहीं हुआ जिस तरह से काकर साहब की अपॉइंटमेंट मुतनाज़ हुई है कि जी कहाँ से आया है फ़ैसला, किसने नाम दिया है, और ना ही इसके बारे में कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं। लेकिन उससे कहीं अहम बात जो है ना जी, वो बाकर साहब का स्टेटस है, वो ना सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं बल्कि बहुत पढ़े लिखे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं जिनकी दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन जो है उसके उनका बहुत ज़्यादा गहरा मुताला है और उनकी अपनी राय जो अदलिया के बारे में ये है, और अदालत को जब सियासी मामलात के ऊपर फैसले करने होते हैं उनके बारे उनकी अपनी राय इस बारे के अंदर ये है कि टाइम कम है, मुझे अंबर को भी टाइम देना है। बहुत होता है जी अंबर, हाँ आप भी। बस मैं एक सिर्फ इस बात को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ एक बात करके कि ये एज अ बैलेंसिंग एक्ट और एज एन ऑनर्ड एडवाइज़र का किरदार अदा कर सकते हैं इस केयर टेकर सेटअप के लिए। ठीक है मैं समझ, थैंक यू जी अंबर। लास्ट 30 सेकंड्स आए फॉर जी। फिर 30 सेकंड में तो मैं यही कह सकती हूँ कि मैं कह रही थी ना कि जल्दी ये मामला सुलझाया जाएगा और हो गया। मैं इत्तेफाक करती हूँ जस्टिस मकबूल बाकर, रिटायर्ड बाकर साहब जो हैं बहादुर भी हैं। उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ उनके जो फैसले हैं उन पे हमला भी हुआ, वो अपने फैसलों पे कायम रहे, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। तो बहुत अच्छा फैसला है और ये जल्दी ही हो गया जैसे मैं समझ रही थी। बहुत शुक्रिया अंबर शमसी हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।